चलिए तो इस शो का पहला हिस्सा आज हम लेंगे शेयर बाज़ार सबका अधिकार। और जैसा कि इसका नाम है उसी तरह का ये शो भी है, क्योंकि आप भी शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं। अगर सीधा स्टॉक्स आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस शो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप शेयर बाज़ार का हिस्सा हो सकते हैं। इस शो में हालांकि सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए है क्योंकि एक QR कोड है जो आपको स्कैन करना होगा। QR कोड आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं और इसको स्कैन करके आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे। वहाँ आपको अपने सवाल छोड़ देने हैं। सवाल अगर किसी म्यूचुअल फंड को लेकर है या किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ सवाल है तो वो सवाल आप हमें QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप नंबर पर जब जुड़ेंगे तो वहाँ पर छोड़ सकते हैं, भेज सकते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर तो आपके सवाल लगातार आ ही रहे हैं, एक एक करके हम उन्हें भी शो में शामिल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार की। और हमारे साथ दर्शक तो जुड़ेंगे ही, लेकिन एक्सपर्ट के तौर पे आज मेरे साथ समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज़, जुड़ चुके हैं। समीर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हर गुरुवार को ये पेशकश हम लेकर आते हैं और ऐसे में दर्शकों से जुड़ना हमारा सबसे पहला मकसद होता है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना एक बहुत जटिल और बहुत ही ज़रूरी काम भी है। और ऐसे में मुंबई से क्या रवि मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं? हाँ जी मैडम। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक मैडम। ऑलराइट रवि, आपने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और करंट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की लगभग 55 लाख के आसपास है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी आपके पास है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है आपके पास, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, HDFC बैलेंस एडवांटेज भी है, SBI ब्लू चिप है और क्वांट का एक्टिव है आपके पास। मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप भी है, SBI स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, कैनरा बैंक का ब्लू चिप भी है, मेरा एसेट मल्टी कैप, ICICI प्रू का वैल्यू डिस्कवरी भी है। अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं आप, 4 से 6 साल तक निवेश कर सकते हैं। कॉर्पस आपको चाहिए 1 CR। ICICI प्रू के इक्विटी और डेट फंड में से क्या रिडीम कर लेना चाहिए, HDFC बैलेंस एडवांटेज में से क्या निकल जाना चाहिए और क्या प्योर इक्विटी फंड्स की ओर आपको बढ़ना चाहिए, ये आपका सवाल है। 4 से 6 साल की टाइमलाइन है, मैं बस कंफर्म करना चाहती हूँ। 5 साल, 5 और कितने सालों से आप कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से कर रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि आप काफ़ी अग्रेसिव भी हैं, आपके रिस्क एपेटाइट आपने लिखा है काफ़ी अग्रेसिव है, इज दैट राइट? यस। ओके, मैं समीर से जुड़ना चाहती हूँ। समीर, हालांकि इन्होंने लिखा, इनका देखिए पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक अग्रेसिव इक्विटी की ओर ही झुका हुआ है, लेकिन जैसा कि ये कह रहे हैं 4 से 6 साल का इनका नज़रिया है। जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसमें ये 1 CR एक्यूमुलेट भी करना चाहते हैं अगले 4 से 6 साल में। अग्रेसिव है, लेकिन क्या 4 से 6 साल के लिए मैं पूरा इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बना सकती हूँ? उसमें इनके पास 2 हाइब्रिड फंड्स भी हैं, बट उनमें से ये निकलने को लेकर भी सलाह चाहते हैं और थोड़ा सा और अग्रेसिव होना चाहते हैं प्योर इक्विटी को लेकर। क्या ये रेकमेंड किया जाएगा आपकी तरफ से? गुड इवनिंग कविता जी, थैंक यू सो मच, आपके शो पे मुझे फिर से आमंत्रित किया। रवि जी के पोर्टफोलियो को हमने केयरफुली एनालिसिस किया है। रवि जी, आपके पास अभी 4 से 6 साल का टेन्योर है। 6 साल जनरली हम ऐसा बोलते हैं, जब आप अपने गोल के करीब आते हो तो आपको इक्विटी वाले पोर्टफोलियो में से थोड़ा थोड़ा डेट की तरफ ट्रांजिट करना चालू कर देना चाहिए। आपके पास हालांकि 6 साल ही है। सो सुझाव ये रहेगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो में काफी अच्छे से स्कीम सिलेक्ट करे। लुकिंग एट दी मार्केट कंडीशन, अभी जो मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहा है वो उसको देखते हुए सुझाव ये रहेगा कि आप इक्विटी और जो आपने हाइब्रिड फंड सिलेक्ट करे हुए हैं उसमें से ना निकले, उसमें बने रहे। हालांकि लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि हाइब्रिड फंड में रिस्क कम होता है, रिटर्न जनरेट नहीं होता है। आप देखेंगे कि पिछले 5 साल के रिटर्न अगर हम एवरेज निकालेंगे तो काफी हद तक 15 से 17% की रेंज के बीच में रिटर्न जनरेट करे हुए, तो विच इज फेयरली इक्वल टू इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी का जो पोर्टफोलियो वैसा ही है। अब आप अग्रेशन की बात करते हैं तो अग्रेसिव का होना मतलब होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में स्कीम ऐसे सिलेक्ट, इक्विटी ओरिएंटेशन ज्यादा रखे, दैट इटसेल्फ इज अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। अब जब हम अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के नाम पे रिटर्न ज्यादा जनरेट करने के लिए सेक्टोरियल फंड या स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल भी है 6 साल के बाद जब आपको पैसे की जरूरत पड़े मार्केट में, अगर
ऊपर नीचे होता है तो रिटर्न उसके साथ कंप्रोमाइज हो सकता है। हालांकि अभी का पोर्टफोलियो सही है। सुझाव ये रहेगा कि आपने 12 स्कीम रखी है, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा क्लब करके 7 स्कीम के अंदर लाए। अभी आपका जो पोर्टफोलियो 55 लाख रुपया, अगर वो एवरेज 12% रिटर्न अगले 6 साल तक जनरेट करता है रिटर्न, तो आराम से आपने अपने लिए जो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है वो आराम से हासिल हो जाएगा। ऑलराइट, मेरे साथ फोन लाइन पर हैं रवि। रवि, बताइए, यहाँ पर आपको और कोई सवाल पूछना है? ये जो कॉन्ट एक्टिव है 3 लाख रुपया, उसको रिडीम करके कोटक इमरजेंसी में डालूं क्या क्या पारक पारिक में? फिलहाल आपको किसी भी फंड से निकलने की सलाह तो दी नहीं जा रही है, लेकिन क्या इनको रिडीम करना चाहिए? समीर? रवि जी, हाल आपके पास सिर्फ 4 से 6 साल का आपने टेन्योर दिया था, उसके चलते हमने ज्यादा बदलाव सजेस्ट नहीं किए थे। रीजन ये है क्योंकि आपने अभी इसके अंदर ये नहीं लिखा था आपने कब से स्टार्ट किया है। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट 3 साल पहले किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ गए होंगे। इसमें क्या इन्वेस्टमेंट आपने कितना अमाउंट डाला था, कितना रिटर्न जनरेट हुआ है, रिडीम करने पर कितना टैक्स लायबिलिटी आएगा, वो सारी चीजें कंसीडर करके ये जनरली हम सुझाव देते हैं। यहाँ पे कंसीडर ये करो, अगर आपको एक्टिव फंड से निकल के पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जाना है, आप कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया, टैक्सेशन पार्ट कंसीडर करके ये स्टेप्स ले। ऑल द बेस्ट रवि। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अनिल कुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर हमारे अगले दर्शक हैं। नमस्कार अनिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैडम, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ओके जी। अनिल जी, आपने मुझे फंड्स की डिटेल्स दी हैं। 5 फंड्स हैं आपके पास, 20 साल का टाइम होराइजन है, 1 CR का टारगेट है, 10% आप स्टेप अप भी करना चाहते हैं। अब क्या मैं जान सकती हूँ किस गोल के लिए आप ये पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं? रिटायरमेंट पर्पज से मैं इस गोल को इकट्ठा करना चाहता हूँ मैडम। ओके। और मेरा एक CR का टारगेट है और उसमें इसी फंड में मैं 3,000 और ऐड करना चाहता हूँ। ओके, 3,000 से अपना निवेश बढ़ाना चाहते हैं? जी जी जी। ओके, क्या करते हैं सर आप? मैं पुलिस डिपार्टमेंट हूँ मैडम, छत्तीसगढ़ पुलिस में। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। इसी बहाने आपसे बातचीत Thank हो you. गई। तो जी, सर जी, जी। पेंशन का तो इंतजाम होगा? जी जी जी, EPF में मेरा कट रहा है मैडम, उसमें कट रहा है, तो पेंशन और एक अलग मेरा कॉर्पस उसमें इकट्ठा हो रहा है। तो इसके अतिरिक्त मैं रिटायरमेंट के पर्पज से इस कॉर्पस को इकट्ठा करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आप पूरी तरह से इस कॉर्पस पर आश्रित नहीं होंगे, क्या मैं ऐसा जी, समझूं जी, कि आप जी, जब रिटायर हो जाएं तो 1 CR में से आपको हर महीना कुछ पैसा लगेगा अपने खर्चे के लिए? ऐसा तो नहीं है ना? वो तो जी। पेंशन ख्याल नहीं, रखेगी ना नहीं, उस नहीं। खर्च का? जी 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 ठीक जी। है, चलिए ठीक है, बढ़िया, अब क्लैरिटी मिल गई है। समीर, रिटायरमेंट का गोल है, 1 CR रखा है इन्होंने, उस पर डिपेंडेंट नहीं है, पेंशन है, लेकिन हाँ 1 CR से ज़्यादा हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई शिकायत तो करेगा नहीं। अनिल जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत टाइम रहते अपने इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर दिया। रिटायरमेंट के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस जमा करना स्टार्ट किया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। अगर आप अभी अभी आपकी जो करंट SIP 7,500 की चल रही है और आपने 10% हर साल एनुअल स्टेप अप करने का इच्छा बताई है, वो अगर ये आप कंटिन्यूस अगले 20 साल तक करते हो, तो आपने जो अपने लिए 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है, उससे कहीं ज्यादा, करीबन 1.5 करोड़ के करीब आप कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। सो आप काफी ट्रैक पे हो, आप अपना आराम से आपने जो लक्ष्य रखा है आप हासिल कर पाएंगे। अब हम आपके पोर्टफोलियो को हमने देखा, आपने पोर्टफोलियो में सारे स्कीम काफी अच्छे सिलेक्ट करे हैं। आई एम श्योर कविता जी आपके शो देख के ही इन्होंने फंड सिलेक्ट करे होंगे, क्योंकि फंड सारे ही अच्छे सिलेक्ट करे हैं। जी बिल्कुल, मेरे ये बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। बहुत अच्छा भी लगता है जब दर्शक ऐसा कहते हैं कि आपका शो देख के हमने फ़ंड सिलेक्ट किया है। लेकिन समीर, अक्सर वही बात हो जाती है, हम फ़ंड रेकमेंड करते हैं किसी और को, उनके पोर्टफोलियो, उनके रिक्वायरमेंट्स के बिना पर, और सभी को लगता है कि उनके लिए भी वो फ़ंड सही है। तो बस ये एक गलती जो लोग कर जाते हैं। बहरहाल अनिल कुमार जी, क्या आपको समीर की सलाह समझ में आई है? क्या आप और कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? अनिल कुमार जी,
चलिए, मेरे ख्याल से शायद कॉल ड्रॉप हो गई, बट उम्मीद करते हैं कि उन्हें सलाह समझ में आ गई हो। एंड ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। नीतीश कुमार तिवारी साहब फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या हालचाल? ठीक है मैम। बढ़िया। चलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप सर? मध्य प्रदेश से? हाँ, मध्य प्रदेश सिंगरौली से। अच्छा। सर बताइएगा आपके फंड्स के नाम कौन कौन से हैं? आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ओके 310 जी जी। और एक्सेस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 600 मंथली। ठीक है। और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 600 मंथली। और एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 600 मंथली। ओके। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 200 मंथली। टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ 600 मंथली। ठीक है, ठीक है। नीतीश जी ये बताइएगा कि आप कितने साल तक करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट? 15 ईयर्स, 15 से 20 ईयर्स। 20 साल तक? जी। ओके सर, आपका गोल क्या होगा? गोल तो मैंने डिसाइड नहीं किया अभी। तो 20 साल तक आप इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं, किस पर्पस के लिए करना चाहते हैं, और क्या सोच के आपने पैसे लगाए हैं? लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म फंड इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, 20 साल के बाद रिटायर होंगे क्या आप? नहीं नहीं नहीं। आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स भी हैं क्या? नहीं मैम, नहीं मैम। LIC इंश्योरेंस पॉलिसीज जो आपने इन्वेस्ट कर रखा हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम हमारे पास। तो आपके पास बस यही निवेश है? यस मैम, यस मैम। ओके। आप क्या करते हैं सर, अगर मैं जान सकती हूँ तो? अभी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ओके। क्या एज होगी? एज अभी 25। वेरी नाइस। 25 साल की उम्र में आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत वैसे कब से की है ये? ये लगभग 1 ईयर हो गया मैम। 1 साल हो गया है। चलिए, शुरुआत आपने की उसके लिए मुबारकबाद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में थोड़ा सा आप सोचें कि आपको 20 साल में इन पैसों का क्या करना होगा। जैसे जैसे आप बेहतरी की ओर बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप शायद अभी जॉब करते हैं, उसके बाद आपकी शादी होगी, फैमिली होगी, तो बहुत सारी आर्थिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ जाएंगी, जिसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है आने वाले समय में, क्योंकि आपकी लाइफ स्टेजेस बदलेंगी तो आपको इन पैसों की ज़रूरत होगी। तो एक बार बैठिएगा, सोचिएगा कि मेरे ऐसे कौन कौन से पड़ाव हैं ज़िंदगी के जहाँ पर मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। घर खरीदना हो सकता है, सोना इकट्ठा करना हो सकता है, हालांकि उसमें भी आप निवेश करने के बाकी विकल्प को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गोल स्पेसिफिक अप्रोच को अपनाएं, तो आपको एक सही और सटीक सलाह दी जाएगी। समीर के पास जाना चाहती हूँ मैं। समीर, हालांकि ये 25 साल के ही हैं फिलहाल, आई थिंक वेल्थ क्रिएशन कैन बी अ गोल जो हम ले सकते हैं इनके लिए, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप इनको सही डायरेक्शन दें, सो दैट आने वाले समय में अगर ये गोल प्लानिंग अपनी करना चाहें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहें, तो वो डायरेक्शनली सही जाएं। कविता जी, पहले तो आपने बहुत सही तरीके से नीतीश जी को समझाया कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं, तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप उसके साथ एक गोल अटैच कर देते हैं या गोल के साथ उसको लिंक करते हैं, बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपका वो गोल मैच्योर होने के आसपास आता है, तो आपको पता रहेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना है जिससे वो गोल पूरा हो जाए, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल प्लानिंग करा है उसमें कोई भी यानी आपको वो टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, डिलेमा ना हो कि मैं कौन सा फंड रिडीम करूं और कौन सा ना करूं। सुझाव पहले सजीत कविता जी ने दिया था, वो आप कंटिन्यू करें कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आप उसके साथ अपने गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स अटैच करें। नीतीश जी, आपका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि हमने काफी टाइम देखा, हम जब इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं तो वो उनको ऐसा होता है, उनके जहन में ऐसा होता है कि जब उनके पास बड़ा पैसा आएगा तभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। आपके माध्यम से मैं काफी सारे इन्वेस्टर को ये एड्रेस करना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो जरूरी नहीं है आप बड़े अमाउंट से स्टार्ट करें, जितना भी अमाउंट आपके पास मंथली एक्स्ट्रा बच रहा है उससे इन्वेस्टमेंट करें, राइट।
नितेश जी, हमने आपका पोर्टफोलियो देखा तो एक चीज जो फंडामेंटली थोड़ी ऊपर नीचे लगी वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वो है, आपने एक ही एएमसी के 3 फंड सिलेक्ट करे हैं। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो एक एएमसी के फंड में 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। सो ये चीज को ध्यान में रखते हैं आपको एक सुझाव ये देंगे कि आपके पास जैसे दो लार्ज कैप फंड है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है और एक्सिस का ब्लू चिप फंड है। सुझाव ये रहेगा कि आप एक्सिस ब्लू चिप को निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड के साथ मर्ज कर दे। दो लार्ज कैप फंड रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काफी सारे स्कीम स्टॉक्स जो है दोनों में कॉमन रहेंगे, जिसको हम आमतौर पे ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो वो आपको ओवर डाइवर्सिफाई करके रिटर्न ज्यादा जनरेट करने में हेल्प नहीं करता है। तो सुझाव ये रहेगा कि दो में से एक ही लार्ज कैप रखे। दूसरा, एक्सिस का जो स्मॉल कैप है आप उसको बंधन के स्मॉल कैप के साथ रिप्लेस करें। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और रिटर्न अच्छा जनरेट होगा। काफ़ी विस्तार से और अच्छे से नितिश आपको समझाया समीर ने। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? जी सर, बाकी जैसे टाटा डिजिटल हो गया और एक्सेस अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या करना है सर? इसको कंटिन्यू करना है या फिर इसको ड्रॉप करना है? नितेश जी, पहला, जब भी आप कोई भी थीमेटिक फंड लेते हैं, जैसे आपने आदित्य बिरला का पीएसयू इक्विटी फंड लिया है और दूसरा टाटा डिजिटल का इंडिया फोकस फंड है। ये दो फंड थीमेटिक फंड है, सेक्टोरियल फंड, थीमेटिक फंड, जो दोनों कंसिडर कर सकते हैं। ये फंड में जब भी आप निवेश करते हो तो ये निवेश के साथ साथ आपको ये प्रॉपरली सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। आपको प्रॉपर ट्रैक करना होता है क्या न्यूज है जो इसकी फेवरेबल आ रही है या अनफेवरेबल न्यूज आई है जिससे वो सेक्टर पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसको अगर आप उसको क्लोज मॉनिटर कर सकते हो तभी करें। हालांकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसलिए मैंने हाल फिलहाल इतने बदलाव का सजेशन नहीं दिया है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जैसे सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड में एंटर करते हो वैसा एग्जिट स्ट्रेटेजी भी होना जरूरी है। और बाकी के जो फंड मैंने बोला है, जैसे एक्सिस का ग्रोथ फंड है, वो टाटा डिजिटल और आदित्य बिरला में कंटिन्यू रहे। इसमें अभी कोई चेंज ना करे। हाँ, बट एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि आज के बेहतर अच्छे परफॉर्मिंग फंड जरूरी नहीं है कि वो परमानेंटली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस आपको पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना, और कोई भी फंड 2 1.5 2 साल कंटिन्यूअस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको चेंज करने के लिए आपको इतना थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। ऑलराइट नितिश, ऑल द बेस्ट। और फंड्स तो बता दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने गोल प्लानिंग पर आपको काम करना होगा। धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन शेयर बाजार सबका अधिकार में दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। और जाते जाते QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, स्कैन कर दीजिए उसे और अपने सवाल झटपट हम तक पहुँचाइए। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें हमारी खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं। समीर शाह तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और मेरे साथ अब मैंने यूट्यूब का एक सवाल लेना है। माफ़ कीजिएगा, ईमेल पे सवाल आया है अभिषेक का, और इनका सवाल एक बार देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आपके पास भी होगा समीर। इनके पोर्टफोलियो में है लगभग 8 फंड्स। GM फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, SBI का भी स्मॉल कैप है, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, HDFC का मिड कैप, लार्ज कैप, और UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स है इनके पास। लमसम भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है HDFC के मैन्युफैक्चरिंग फंड में। 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। 2 CR इनका टारगेट है। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ है नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि 1.5 साल से निवेश कर रहे हैं इन 8 फंड्स में। ऑलराइट, मोमेंटम फंड्स का इतना क्रेज़ क्यों हो गया है अचानक से समीर? लगभग बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में हम ये फ़ंड देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोगों के पास बहुत बढ़िया पास रिटर्न की एक थ्योरी हो जिसके बेसिस पे ये निवेश कर रहे हो, या ऐसी कोई समझ हो जिसको लेके उनको लगे पोर्टफोलियो में तड़का लग रहा है। ये तो जो ट्रेंड में है उसी को फॉलो करो, उसी तरह का दिखाई दे रहा है मामला। कविता जी, मोमेंटम फंड, जैसे आप अगर आपने देखा हो कि मार्केट जब बढ़ रहा था ना, तो मोमेंटम फंड में काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करे। और थीम वाइज रिटेल निवेशकों को वो थीम
हाई रिस्क की कैटेगरी की वो मेरे ख्याल से प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी। उसके चलते काफी निवेशकों ने अपना एक्सपोजर मोमेंटम फंड में लिया है। अब जबकि मार्केट थोड़ा गिरा है तो उनको रियलाइज हुआ कि मोमेंटम फंड बाकी फंड के कंपेयर में काफी ज्यादा गिरे हुए हैं। सो रिस्क कैटेगरी के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट से लिया है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मोमेंटम फंड कंसिडर करा जाता है कि ये हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब मार्केट चढ़ता है तो रिटर्न थोड़ा अच्छा देता है, बट गिरता है तब अच्छे से गिर लाइक नो उनका बीटा आप बोल सकते हो ज्यादा है। अब इनके सवाल पे आते हैं तो कविता जी, इन्होंने 30,000 रुपीज की अभी एसआईपी कर रहे हैं, प्लस 50,000 रुपीज का जो उनका लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। अगर ये कंटिन्यू रखते हैं अगले 15 साल तक जो उन्होंने रखा है, तो अगले 15 साल में उनका करीबन 1 करोड़ 88 लाख, करीबन उनके 2 करोड़ के लक्ष्य से काफी करीब पहुंच जाएंगे। अगर उनको अपना लक्ष्य कंफर्टेबली अचीव करना है तो उनको सिर्फ एक 2,000 रुपए की एसआईपी और जोड़नी है। वो जोड़ेंगे तो अपने 2 करोड़ का लक्ष्य आराम से हासिल कर पाएंगे। अब हम उनके पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में उनके पास दो स्मॉल कैप फंड है। एक है टाटा का स्मॉल कैप है और दूसरा एसबीआई का स्मॉल कैप है। सुझाव यही रहेगा कि टाटा का फंड रखे और एसबीआई स्मॉल कैप उसके साथ मर्ज कर ले। और जैसे मोमेंटम फंड की बात करें तो मोमेंटम फंड, अगर उनका रिस्क एपेटाइट, उनको पहले रिस्क एनालिसिस करना चाहिए कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर रिस्क एपेटाइट कम है तो सुझाव यह रहेगा कि मोमेंटम फंड से निकल के लार्ज कैप फंड, डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करें। राइट। चलिए, अभिषेक के लिए ये जवाब। और मिड कैप्स हैं उसको कम करने की सलाह है, और बाकी लार्ज कैप फंड्स को भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं। प्रभात का सवाल मैं लूँगी, और ये चंबा एचपी हिमाचल से इन्होंने सवाल भेजा है अपना। 21,000 रुपये के लिए इन्होंने 7 फंड्स में निवेश किया हुआ है। समीर, आपके पास फंड्स के नाम होंगे। उम्र इनकी 47 साल की है और इन्हें इसके आगे अब 10 साल और इन्वेस्ट करना है। 1 CR इनका ये टारगेट है, और ख़ासतौर से एक्सिस के ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस से ये नाखुश हैं। तो उसमें से निकलने की सलाह क्या दी जा सकती है इन्हें, ये भी ये पूछ रहे हैं। कविता जी, अगर हम पिछले 3 साल के एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो हाँ, उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। बट अगर हम ऑफ लेटली पिछले 3 महीने से 6 महीने के बीच के रिटर्न की बात करें तो गिरते हुए मार्केट में अच्छा संभाला हुआ स्टॉक है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनका रिटर्न इतना अच्छा नहीं था, बट हाल फिलहाल पिछले 6 महीने के रिटर्न देखे तो काफी बेहतर रिटर्न जनरेट करे। सुझाव ये रहेगा कि अभी बने रहे, अगले 1 साल तक इसको क्लोजली वॉच करें। अगर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो सुझाव ये रहेगा कि उसमें से निकल के निपॉन इंडिया लार्ज कैप में वो मूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनके आज की डेट में जो 21,000 रुपीज का एसआईपी कर रहे हैं। अगर ये 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं तो करीबन 2 करोड़ 8 लाख रुपए जितना फंड इकट्ठा कर पाएंगे। और अगर हम उनके पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में पराग पारेख का मिड कैप फंड है। जो सुझाव ये रहेगा कि उसको रिप्लेस करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ। सुझाव देने के पीछे रीजन ये है कि उनके पोर्टफोलियो में 2 पराग पारिक के म्यूचुअल फंड, 2 स्कीम में इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप कैटेगरी में अगर हम देखने जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कंसिस्टेंटली पिछले 7 साल से अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है, और उसका फंड मैनेजमेंट स्टाइल बहुत ही अच्छा है। तो सुझाव ये रहेगा उसमें से स्विच कर सकते हैं। दूसरा, उनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है। उसमें से दोनों ही, हालांकि दोनों ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। दो में से कोई भी एक फंड रिटेन करे और एक फंड में से एग्जिट करे। चलिए, जितना हो सका हमने शहबाज या सबका अधिकार हमारी इस पेशकश में दर्शकों के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। समीर, धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और पूरे पोर्टफोलियो की पड़ताल की और दर्शकों को सही सलाह भी दी है। तो शहबाज या सबका अधिकार को फिलहाल हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आगे बढ़ेंगे और